Hello students, now welcome to Business Point of View and this is video number 19। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक की। तो देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इसमें हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है और वो मैनेजर की ये लायबिलिटी है कि वो फर्म को ग्रोथ कराए, उसके प्रॉफिट के बारे में सोचे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल की तरफ आकर्षित करे। लेकिन डेली वो कुछ नया, कुछ न्यू क्रिएटिव करने की जब भी सोचता है, लेकिन उसके पास इतने काम होते हैं मैनेजर के पास कि वो प्रॉफिट के बारे में या किसी न्यू क्रिएटिविटी के बारे में सोच ही नहीं पाता है। डेली रूटीन वर्क जो है उसी में ही वो घिरा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर क्या करता है, अपने कुछ अथॉरिटीज़ को, अपनी कुछ पावर को वो कुछ अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल की हम बात करें तो प्रिंसिपल सर का क्या मेन वर्क होता है कि वो ये देखें कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है, टीचर सभी अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी की स्टडी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उसके लिए वो राउंड लेंगे, प्रत्येक क्लास को देखेंगे किस क्लास में क्या चल रहा है। लेकिन अगर ऑफिस के काम इतने बढ़ जाएं कि पता पड़ी गार्जियंस पे गार्जियंस आ रहे हैं, फीस का डिस्कशन हो रहा है, अन्य अकाउंट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो राउंड नहीं ले पाएंगे और क्लास में क्या चल रहा है उनकी जानकारी भी पूर्ण तरीके से प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो अपने काम को बांट देते हैं। जैसे हेड क्लर्क बना दिया कि फीस का डिपार्टमेंट आप देखेंगे, या गार्जियंस से मिलने के लिए वाइस प्रिंसिपल सर को बोल दिया कि गार्जियंस से आप मीटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से वो काम को क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। तो देखिए ये कह रहा है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल। इट मीन्स ये कहता है कि यहां पर अपनी अथॉरिटी और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर किया जाता है, जिसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी हमें रिसीव होती है। ओके, तो यही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कह लीजिए या प्रोसेस कह लीजिए, एलिमेंट्स या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। ये क्या हैं, तो देखिए जैसा मैंने भी आपको बताया है, ये तीन बातें ही होती हैं, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों ही आपकी एलिमेंट्स कहलाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं हम जो हमारी ड्यूटी है या जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमारी ड्यूटी है या जो हमारी लायबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। यानी कि जो हमारा काम है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको ये कार्य करना है। अथॉरिटी इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि ऐसी पावर जिससे आसानी से डिसीजन लिया जा सके, वो होती है अथॉरिटी। तो ध्यान रखें, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लास में मॉनिटर का, कि अगर मॉनिटर को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, भैया आपको क्लास शांत करनी है, लेकिन उसको कोई भी अथॉरिटी हमने नहीं दी हुई है कि यार कोई स्टूडेंट ज़्यादा हल्ला मचाए, ज़्यादा परेशान करे तो आप उसको क्लास से आउट कर सकते हैं या उसका नाम बोर्ड पर लिख सकते हैं, इस प्रकार कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसको कोई भी पावर ऐसी नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी होनी भी कंपलसरी है, तभी आपका डेलीगेशन कंप्लीट होता है। और ये भी विशेष ध्यान होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू अथॉरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू अथॉरिटी होना चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अथॉरिटी हमने ज़्यादा दे दी कि भाई मॉनिटर्स कहते हैं कि आप किसी भी बच्चे को पीट सकते हैं, पकड़ करके गाल में मार सकते हैं, तो वो उसका मिस यूज करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। थर्ड आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि कहीं पर अगर कोई कमी हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम किस व्यक्ति से बात करें, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं।
मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को दे चुके हैं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस व्यक्ति से बात करेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी होती है। यानी कि उस व्यक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से वर्क करा रहा है, और वर्क अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो यही हमारे प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन यानी डेलीगेशन की महत्वपूर्णता। सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए जब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ध्यान देना, जब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को, तो वो भी ये सोचेंगे यार हमें कुछ ऐसा काम मिला है जो कि मैनेजमेंट का काम है, जो कि मैनेजर का कार्य है, तो हम उस कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे। और मैनेजमेंट क्या होगा, इससे इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अथॉरिटी होगी, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो इससे क्या होगा, जो प्रबंधन होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वो इफेक्टिव होगा। ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। देखिए जब हम किसी व्यक्ति को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देते हैं तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, डेवलपमेंट उसमें होना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है, मैंने किसी को अथॉरिटी दे दी, मॉनिटर को अथॉरिटी दे दी, आप किसी स्टूडेंट को बाहर निकाल सकते हैं क्लास से अगर वो उद्यम करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो डेवलपमेंट उसके अंदर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि जो कार्य एक टीचर को करना चाहिए वो कार्य मॉनिटर भी कर रहा है। इट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब मैनेजर का कार्य जब नीचे के एम्प्लॉय करते हैं तो वो बहुत ही मन लगा करके और बहुत रुचि के साथ उस कार्य को करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार मैनेजर का कार्य, ये कार्य अगर अच्छा होगा तो हमें शाबाशी मिलेगी, हमको प्रशंसा मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए सीधी सी बात है, ये इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, भाई जब कोई कार्य है, अगर बड़ा काम कोई एम्प्लॉय करेगा जो कि मैनेजमेंट लेवल का कार्य है और उसको अगर एम्प्लॉय करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होगा, मोटिवेट होगा कि यार मुझे ये कार्य करने के लिए दिया गया है तो मैं इस कार्य को पूर्ण लगन के साथ करूंगा और पूरी मेहनत के साथ करूंगा। तो ऑटोमेटिक ही वो व्यक्ति क्या होगा, मोटिवेट होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग उसको प्रशंसित भी करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सम एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी कोई जरूरी नहीं है कि पैसा देकर के ही मोटिवेट किया जाए, बल्कि कुछ हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होते हैं, उनके द्वारा भी एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ये वर्ड आपका ऐसा वर्ड है जो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा। यानी कि जब हम अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सभी अपने अपने कार्य को पूर्ण लगन के साथ जब करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऑटोमेटिक करेगी ही करेगी। भाई सीधी सी बात है, जब एम्प्लॉय भी एक मैनेजमेंट लेवल का वर्क कर रहा है, एक वर्कर भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज को निभा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ तो ऑटोमेटिक करेगी ही करेगी, उसमें किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं है। दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। यानी कि जो वर्क का डिवीजन किया गया है और जो स्पेशलाइजेशन के आधार पर दिया गया है, उसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची। देखिए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची का मतलब है कि यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, एक क्रमानुसार में चलती है, एक अनुक्रम में चलती है। जैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, जब सुपीरियर ने अपने वर्क को सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिए हैं, कुछ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी है, तो उनकी रिलेशनशिप भी बेस्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो उस कार्य से संबंधित अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा कि हाँ भाई ये मैंने काम दिया था, ये काम कहाँ तक पहुंचा, कितना हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या पोजीशन रही। तो इससे इनकी मीटिंगें बढ़ती हैं, प्लस में इनका क्रम भी बढ़ता है कि इस काम संबंधित इस व्यक्ति से बात की जाएंगी, इस काम संबंधित इस व्यक्ति से बात की जाएंगी, और वो व्यक्ति अपने नीचे जो भी एम्प्लॉय हैं उनसे रिलेटेड बात करेगा। तो जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर इसके द्वारा बेस्ट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं डेलीगेशन एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर हियरार्ची ऑफ मैनेजर्स। यानी
मैनेजर्स के लिए एक क्रमानुसार रिलेशनशिप बन जाता है सुपीरियर्स के सबऑर्डिनेट से। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन तो इसमें होगा ही होगा, क्योंकि डेलीगेशन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोऑर्डिनेट बनाना ही पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट इसका है, ये डिपार्टमेंट इसका है, ये डिपार्टमेंट इसका है, और आप लोगों को एक के थ्रू वर्क करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन डेलीगेशन सिस्टमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कॉम्प्लीशन ऑफ टास्क। यानी कि जो भी नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क हैं उनके लिए आंसर हमें किस एम्प्लॉय से बात करनी चाहिए, किसके पास उसकी अथॉरिटी और किसके पास उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उससे हम बात करेंगे कि भैया ये दिक्कत आ रही है, टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। जब मैनेजर्स अपने कार्य को बांट देगा, नीचे अपने एम्प्लॉयज को दे देगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देगा, तो उसका जो वर्कलोड होगा कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। जब प्रिंसिपल सर अपने डिपार्टमेंट्स को बांट देंगे कि भैया फीस डिपार्टमेंट ये क्लर्क देखेंगे और गार्जियन से जो मीटिंग करनी है वो वाइस प्रिंसिपल सर देखेंगे, और इस डिपार्टमेंट डिसिप्लिन डिपार्टमेंट को ये टीचर देखेंगे, तो ऑटोमेटिक उनका जो वर्कलोड होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज है, मैनेजर का वर्कलोड भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपकी क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने नोट्स को प्रिपेयर करें इस वीडियो के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को फिनिश कर देंगे, केवल आपका एक टॉपिक रह गया है डिसेंट्रलाइजेशन, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इसका रिवीजन अच्छे से करें। ओके, और ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।